हेलो ऑल। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और दोस्तों पता भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम उस एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे, अपनी सभी चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा एम है कि मैं आपको एचपी अलाइड सर्विस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं एक वीडियो में। मतलब किसनी कौन कौन सी पोस्ट आती है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एक सिंगल वीडियो में अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं तो आप लोगों को बार बार इनको सर्च करने की जरूरत नहीं है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एचपी अलाइड सर्विस एग्जामिनेशन की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन माना जाता है इसको हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और 2018 में हुआ था, 2019 में हुआ था, अभी तब से नहीं हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो काफी बच्चे ऑलरेडी इसको टारगेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और कुछ बच्चे जो नए हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेलिवेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट कवर होती हैं अंडर दी एचपी अलाइड सर्विस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम का नाम है अलाइड सर्विस, एक पर्टिकुलर पोस्ट मेंशन नहीं करी है। तो यहां पर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 3 नॉन गैजेटेड पोस्ट देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इलेक्शन कानून गो, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स इंस्पेक्टर, एक्सटेंशन ऑफिसर एंड पंचायत इंस्पेक्टर। इनके नाम एक दो पोस्ट के चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो मेजर पोस्ट है आपको यही देखने को मिलती हैं। और ऐसा नहीं कि हर बार जब भी एग्जाम निकलेगा तो यही 6 की 6 पोस्ट आएंगी। दोस्तों की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी, जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर एंड पंचायत इंस्पेक्टर, इनकी पोस्ट आ जाएगी, या फिर कानूनगो की पोस्ट आ जाएगी। तो इनकी कॉम्बिनेशन में आपकी डिफरेंट पोस्ट आती हैं। और यहाँ पर एचपी अलाइड सर्विस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम एचपी एनटी से कंपेयर करें, एचपी अलाइड एचपी एएस से कंपेयर करें, तो एचपी अलाइड की जो वैकेंसीज है वो काफी ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लेवल एग्जामिनेशन का हम नहीं मानते हैं एज कंपेयर टू एनटीएन अलाइड। एनटीएन एचपीएस थोड़ा सा सिंपल लेवल होता है इन दोनों एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट क्या है? देखिए, एलिजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जब भी कोई पोस्ट निकलेगी सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं। तो एचपी अलाइड सर्विस के एग्जामिनेशन में अगर आपने एग्जाम देना है तो जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। तो काफी अच्छा गैप दिया हुआ है एज लिमिट का, कि अगर आप 18 साल के हो चुके हो, एक डेट उसमें कट ऑफ डेट दी जाएगी, उसके रिस्पेक्ट पे आपकी डेट काउंट होती है। और जब तक आप 45 के नहीं आते, काफी बड़ी एज है दोस्तों ये, तो तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके साथ साथ जो एसटी हैं, हिमाचल प्रदेश के एससी, हिमाचल प्रदेश के एसटी, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए 5 इयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन है। मतलब ये 50 इयर्स तक पेपर दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो एज पर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अगर हम एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें, जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 45, और अगर हम कैटेगरी वाले लोगों की बात करें जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, इनके लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों एज सच कोई भी ग्रेजुएट जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक और बात लिखी गई है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास वो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिनको गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि दे आर इक्विवेलेंट टू अ डिग्री कोर्स, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन होते हैं जहां पर गवर्नमेंट कह देती है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो हम इसको इक्विवेलेंट मान रहे हैं एक डिग्री क्वालिफिकेशन के, तब आप ये एग्जाम फिल कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एक और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू क्लास 3 पोस्ट अगर उसने अपनी 10वीं और 12वीं, 10वीं या 12वीं, ठीक है, if she has passed matriculation and 10+2 from any school institution situated within the हिमाचल प्रदेश। मतलब अगर कोई बोनाफाइड हिमाचली नहीं है और उसने इस एग्जाम में कंपीट करना है, फॉर्म फिल करना है, तो उसकी मेट्रिकुलेशन 10th एग्जाम एंड +2 एग्जामिनेशन, जो +2 एग्जाम है वो उसने हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूशन से पास कर रखा हो, ये कंडीशन है। और जो बोनाफाइड हिमाचली है उनके लिए कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो तो है ही हिमाचली। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको कस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है वो लोगों के बीच का है, ग्रास रूट लेवल का है। तो आपसे अगर उनसे इंटरेक्शन करनी है, अच्छी इंटरेक्शन करनी है, तो आपको उनकी भाषा पता होनी चाहिए।
सिमिलरली आपको हिमाचल प्रदेश में किसी भी कंडीशन में अपॉइंटमेंट दी जा सकती है, तो आपको उसके हिसाब से भी सुटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। मतलब क्या कि जैसे मान लो अगर आपकी लाहौल स्पीति के ठंडे इलाके में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आप ऐसा ना हो कि मना कर दो कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मस्ट नहीं है। अगर नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी दो मेजर क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और कोर्स है जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू डिग्री, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, एलिजिबिलिटी कवर हो गई। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन की। दोस्तों अगर मैं एचपी अलाइड सर्विस की बात करूं तो यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है। मतलब जो भीड़ आई है, जो बहुत बड़ी भीड़ है, लगभग 50,000 से ऊपर के बच्चों की, उनको फिल्टर करने के लिए प्रीलिम्स टेस्ट होता है। और यहाँ पर जितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी उनके 20 टाइम्स, मतलब 20 गुना। अगर मान लो 80 वैकेंसी है तो 1600 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द मेंस स्टेज। मतलब पहली स्टेज में सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही है और इनमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जो है मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर की फॉर्म में, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस भी है, जहां पर पिछली बार तो 15 मार्क्स थे। जैसे अगर हम बोर्ड की बात करें, हिमाचल प्रदेश जो हमीरपुर बोर्ड है, वहां पर वो डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस खत्म हो चुका है, लेकिन अभी अलाइड सर्विस के रिगार्डिंग ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो जो हम पिछली नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन थी, तो इस बार भी हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर है, स्टेजेस हो गई। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन की पेपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, एमसीक्यूज आएंगे, और किस फॉर्मेट में आएंगे कि आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, और जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 180 मिनट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। और इस एग्जामिनेशन में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। मतलब जैसे जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके इंटू 20 टाइम्स कर लो बच्चे, तो जो 1600 बच्चा होगा, जैसे अगर 80 वैकेंसी है इंटू 20 1600 हो गए, तो जो 1600 बच्चा होगा जिसके नंबर होंगे उसकी जो मार्क्स होंगे वो कट ऑफ बन जाएगी एक तरह से। तो कट ऑफ मार्क्स आपको क्वालिफाई करने होंगे अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में जाना है। ठीक है, और कितने बच्चे जाएंगे? 20 इंटू दी वैकेंसी, वो बच्चे आगे जाएंगे। ठीक है, याद रखिए कि जो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स हैं, ये आपके ओवरऑल मेरिट बनाने में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 200 में से 190 भी नंबर ले आते हो, आप टॉपर भी हो, तो भी ऐसा नहीं है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिलवाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। वो मार्क्स सिर्फ आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए हैं, एक तरह का दरवाजा है जो आपको एंट्री दे रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं अगर कट ऑफ से ऊपर हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे। आप मार्क्स आगे लेकर नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल हो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। क्लियर है? अब जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस क्या है दोस्तों? कमीशन की सबसे अच्छी बात क्या है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से पूरा पैरामीटर बता रखा है कि देखो इन 200 क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से पूछने वाला हूं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं कितने क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो जो हिमाचल प्रदेश का सिलेबस है, इनको हम 3 मेजर कंपोनेंट में, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस का जो सिलेबस है, इनको हम 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हिमाचल जीके, जिसमें हमें 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा है करंट अफेयर, जिससे जनरली 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पेपर में अगर हम देखें तो क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर जनरल स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हिमाचल जीके है, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर है, यहाँ पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, प्लस इन्होंने एक साइंटिफिक जो इंक्वायरी वाला माइंड है उसकी बात कर रखी है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरल साइंस से आते हैं। देन जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एचपीएनटी के सिलेबस से मैच खाता है थोड़ा बहुत, 2 कंपोनेंट को छोड़ के, डीएम एंड जेंडर इश्यूज। लेकिन अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री है एचपी एनटी वाली, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड, इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है यहाँ पर, जेंडर इश्यूज हैं, गांधीयन टीचिंग्स हैं। और इनसे आपके 80 क्वेश्चन बनेंगे, 80 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पेपर आएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन जो आएंगे इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। 60 हिमाचल जी के, 60 करंट अफेयर और 80 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे वाले पेपर, नेक्स्ट पेपर मेंस एग्जामिनेशन की। दोस्तों जो मेंस एग्जामिनेशन है आपका ऑफलाइन पेपर होगा, मतलब अगेन ऑफलाइन मोड में है, आपको जाना पड़ेगा पेपर देने। एंड जो पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ओएमआर पे आंसर टिक नहीं करने, यहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि आपसे 3 घंटे का एक पेपर होगा। बेसिकली 3 पेपर कंडक्ट होते हैं, एक होता है इंग्लिश, दूसरा होता है हिंदी, और तीसरा आपका पेपर जो होता है वो होता है जनरल स्टडीज। बेसिकली जो
प्रीलिम्स का सिलेबस है तो कंबाइन करके एक पेपर बना दिया गया है मेंस में भी, और जिसको नाम दिया गया है जनरल स्टडीज। और यहाँ पर अगेन कमीशन ने पूरा सिलेबस बताया हुआ है कि जो इंग्लिश एग्जामिनेशन है यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन का। और यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो नॉर्मल इंग्लिश की नॉलेज है उसको चेक किया जाएगा। अगेन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर द डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। और बेसिकली यहाँ पर जैसे इंग्लिश टू पैसेज होंगे, कंप्रेंशन होती है, ठीक है, ऐसे का आपको लिखना होता है छोटा, और इसके अलावा ग्रामर होती है, तो वो पूरा टेस्टिंग आपकी यहाँ पर इंग्लिश के पेपर की होती है, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का पेपर जो है वो भी 150 मार्क्स का है, और यहाँ पर भी 3 घंटे का पेपर है। आपको एक इंग्लिश पैसेज को ट्रांसलेट करना होता है हिंदी पैसेज में, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री, मतलब जो गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, वो आपको करने होते हैं यहाँ पर। देन कंपोजिशन, एसेस, इडियम्स एंड करेक्शंस, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 3 घंटे का हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है। फिर जो जनरल नॉलेज का पेपर है 200 मार्क्स का, अगेन 3 घंटे का। तो यहाँ पर जनरली जो हम सिलेबस देखेंगे वो हमारे प्रीलिम्स का जो पूरा सिलेबस है उससे मैच करेगा, कि हिमाचल जीके है, देन करंट अफेयर्स है, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड ऑफ सच नेचर। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस में हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा कि डीएम नहीं है, गांधीयन टीचिंग नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो मेजर कंपोनेंट है आपके प्रीलिम्स वाले पार्ट के, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनसे आपको मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो मेंस का फॉर्मेट है वो कई बार चेंज होता रहता है। कई बार हमें 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 28 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 3, 4, 8 इस तरह के क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया और 8 मार्क्स का आया है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती रहती है, बट आपको अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए। और दोस्तों एक और रूल है कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब जो टोटल मार्क्स है यहाँ पर 500, इनमें आपको 40% 200 मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं आपके अलाइड सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में। उसके एलिजिबल मतलब इसको क्लियर करना चाहते हैं, और एटलीस्ट इन अ सिंगल पेपर आपके 35% मार्क्स आने ही आने चाहिए। मतलब इंग्लिश की अगर बात करें तो 150 में से 35% मार्क्स होने ही होने चाहिए। अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो अगेन आपके 35% मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स आउट ऑफ 200 होने ही होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। जितने भी मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उनकी 85% वेटेज है, ठीक है। और उसके बाद जो 15 मार्क्स होंगे वो आपके किसके होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के। वहां पर बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं, और उनमें मार्क्स को डिवाइड कर रखा है कि 2.5, 1 मार्क्स इस चीज का, 1 मार्क्स इस चीज का, और उसके बेसिस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो ये है कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग दी एचपी अलाइड सर्विस एग्जामिनेशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको स्ट्रेटेजी पता करनी है तो हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, और जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है, क्योंकि अच्छा एग्जाम है, क्लियर करना जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमने टॉपर्स भी देखे हैं, जो पहले से एग्जाम को क्लियर करके एक बार सिक्योर हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप आप सब इस वीडियो से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।